नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं और द्रौपदी मुर्मू इतिहास रचने जा रही हैं, या यूं कहें कि एनडीए भी एक नया इतिहास आज बनाएगा। हम आज इस बात पर बात करेंगे कि कैसे द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद अगले 18 चुनावों का समीकरण बदल सकता है। लेकिन उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं उस पर आप गौर कीजिएगा। अभी तक जितने वोटों की गिनती हो चुकी है और उसका ऐलान हो चुका है, तो वो आपको बता दें, कुल 1886 वोट गिने जा चुके हैं। इनमें सांसद भी शामिल हैं और राज्यों के विधायक भी शामिल हैं। 10 राज्यों की गिनती पूरी हो चुकी है और कुल मिलाकर जो ये वोट गिने गए हैं, इनकी वैल्यू है 6,73,175 और इसमें से द्रौपदी मुर्मू को 1,349 वोट मिल चुके हैं और उनको मिलने वाले वोटों की वैल्यू है 4,48,000 से ज्यादा। यहां एक चीज ऐड कर दें कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए जो कुल वोट चाहिए वो है 5,43,216 और द्रौपदी मुर्मू अभी से ही 4,83,000 से ज्यादा वोट पा चुकी हैं। तो 60,000 वोट आप मान लीजिए, 50-60,000 वोट वैल्यू में उनको और चाहिए। तो इसमें अब कोई शक नहीं है कि वो जीतेंगी। बस देखना यह है कि वो कितने अंतर से जीतती हैं। 10 राज्यों के आंकड़े आपको बता देते हैं। कुल वोट वैल्यू जो है 1,138 द्रौपदी एक कुल वोट हैं और 1,149,575 ये द्रौपदी मुर्मू को गए हैं। और यशवंत सिन्हा की जो वोट वैल्यू अभी तक आई है राज्यों से वो है 44,276। तो आज देश में मुर्मू को चुने जाने का जश्न भी शुरू हो चुका है। दिल्ली से लेकर उनके गृह जिले मयूरभंज तक जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी एक विजय जुलूस की तैयारी कर रही है, जिसमें शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और जैसे ही नतीजों की गिनती पूरी हो जाएगी और द्रौपदी मुर्मू की जीत का ऐलान हो जाएगा कि वो अगली राष्ट्रपति बन जाएंगी, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर भी जाएंगे। तो एनडीए ने, बीजेपी ने एक आज बड़ी जीत की तैयारी कर रखी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी से ही जगह जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। खास तौर पर बीजेपी मुख्यालय में जो है बहुत जबरदस्त जश्न की तैयारी आज की जा रही है। विजय जुलूस जो है वो बीजेपी की तरफ से निकाला जाएगा। और इस जीत में जो सबसे अहम बात है वो ये कि बहुत सारे ऐसे दल जो कि खुलकर विपक्षी खेमे में हैं, वो भी अब द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट करने को मजबूर हुए। जैसे आपको हम बताते हैं, दलों के अलावा जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका भी आंकड़ा आप एक बार देख लीजिए। बिहार में जैसे आरजेडी के 17 विधायकों की क्रॉस वोटिंग का दावा है, ऐसी खबर आ रही है। और एक विधायक की वोट वैल्यू वहां पर है 173, यानी 17 गुणा 173, 2,971 वोट जो है वो जुड़ जाते हैं सीधे सीधे द्रौपदी मुर्मू के खाते में। ये क्रॉस वोटिंग है। इन दलों ने समर्थन नहीं दिया है, बल्कि इन दलों की विपरीत निर्देश के विपरीत जाकर इन विधायकों ने वोट किया। उड़ीसा में कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोट किया और वैल्यू है 149। असम में एआईयूडीएफ के 20 विधायकों की क्रॉस वोट करने की खबर है, 20 गुना 116 यानी 2,320 ये वोट वैल्यू में जुड़ जाते हैं द्रौपदी मुर्मू के। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक विधायक के क्रॉस वोटिंग की खबर है, 208 वोट वैल्यू है। गुजरात में 4 विधायकों ने जो है वो क्रॉस वोट किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक विधायक भी इसमें शामिल हैं और कांग्रेस के, तो 4 गुना 147, 588 और एनसीपी का 147। तो ये भी तमाम वोट जो हैं ये जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग भी खुलकर हुई है इस बार। झारखंड में एनसीपी के एक विधायक ने क्रॉस वोट किया है, 176 वोट वैल्यू है, ये भी एनडीए को मिला। हरियाणा में कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोट किया, 112 वोट वैल्यू है। पंजाब में अकाली दल के एक विधायक ने एक वोट डाला ही नहीं, तो ये वोट माइनस हो गया, 116। ये यशवंत सिन्हा में जो के खाते में जो वोट जाता वो वोट माइनस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कई राज्यों से ऐसी क्रॉस वोटिंग की खबर भी है। और तमाम बड़े दल जो हैं, शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे का गुट है, जेएमएम है, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएडीएमके, जेडीएस, इन तमाम लोगों ने खुलकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। तो यह एनडीए के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उनके अपने लिहाज से तारीफ की बात है कि एक ऐसा उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारा जिसको तमाम दल जो और विषयों पर उनका विरोध करते, लेकिन इस मुद्दे पर वो उनसे अलग नहीं जा सके। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ जी, बीजेपी के नेता। राठौड़ साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर।
हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से चरण सिंह सापरा साहब जुड़ रहे हैं। सापरा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, स्वागत है सिंह साहब। माधव आनंद जी जेडीयू से जुड़ रहे हैं, माधव आनंद जी का स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राठौड़ साहब, अब जो मिडवे मार्क है, जीत के लिए जो हासिल अंक करना है, उसके तो बहुत नजदीक द्रौपदी जी पहुंच चुकी हैं। मुझे लगता है आप लोग भी इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कितने अधिक वोट, इससे अधिक वोट इनको और मिलते हैं। जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को मैं बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार एक जनजातीय समुदाय से एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। दूसरी बार देश के अंदर महिला राष्ट्रपति होंगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जब भी अवसर आया तो एक शानदार हमने एक पर्सनालिटी जिसने समाज सेवा करी हो, ऐसों को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उसके बाद जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उसके बाद रामनाथ कोविंद साहब जो दलित समुदाय से आते हैं, और अब पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी समाज से, ये जनजातीय समाज से आती हैं। तो हर तरह से पिछड़ा समाज को आगे लाने का अवसर, और ऐसे जिन्होंने राष्ट्र सेवा करी हो, ये अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हैं। तीनों एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। और ये एक बहुत बढ़िया मौका था पूरे देश की पार्टियों के पास कि जो पिछड़ा वर्ग है उससे आने वाली एक महिला को राष्ट्रपति पद के लिए वो अपना समर्थन देते। लेकिन एक बड़ा अवसर ये विपक्ष की पार्टियां चूक गई, जहां यूनानिमसली राष्ट्रपति को चुन सकते थे। इन्होंने अपना एक उम्मीदवार खड़ा करा और जनजातीय समाज के विपरीत इन सब ने वोट करा। नहीं, उनका कहना है अभी हमारी विचारधारा की लड़ाई है, उम्मीदवार पर हमने बात नहीं की, लेकिन आपकी विचारधारा के साथ कैसे चले जाएं? बट क्या विचारधारा है? जो पिछले 60 साल से देश के ऊपर राज करते आ रहे हैं, जो बड़े बड़े नारे लगाते थे, इनको अपना वोट बैंक बांधते थे जनजातीय समाज को, उनके खिलाफ वोट डालना कौन सी राजनीति है और कौन सा इनकी विचारधारा है? 60 साल में जो ये नहीं कर पाए वो पिछले 8 साल में हमने कर दिखाया। हमने अपना जो हमारा फिलॉसफी है, विचारधारा है अंत्योदय की, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, उस तरह से हमने काम भी करा है और एक संदेश भी दिया है। हमने SC/ST एक्ट को मजबूत करा है। मोदी सरकार के अंदर 60% जो कैबिनेट है वो SC/ST या OBC से आता है। हमने OBC आयोग बनाया है। हमने भगवान बिरसा मुंडा के जो जयंती है उसको हमने त्योहार के रूप में मनाया है। हर तरह से हमने मजबूत कराया। इन्होंने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो अंबेडकर जी को हराया था चुनाव के अंदर, इनको सदन के अंदर आने नहीं दिया। हमने उनको उनकी याद में उनको जिस तरह से देश याद कर सके उस तरह से हमने 5 तीर्थ बनाए उनके लिए। तो जो काम ये लोग सिर्फ नारेबाजी में करते थे उसको मोदी सरकार ने वाकई में करके दिखाया है। अच्छा, मैं सापरा साहब से आपकी बातों का जवाब ले लेता हूं। सापरा साहब, आपने सुनी लिया राठौड़ साहब को, उनका कहना है कि जनजातीय महिला का इतने सर्वोच्च पद के लिए समर्थन ना करके आपने आदिवासी समाज के प्रति अपनी मानसिकता जो है वो प्रदर्शित की है। ये अच्छा मौका था, आप भी साथ देते इस काम में। देखिए, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और इस तरह का वक्तव्य, बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इनको इस तरह से वक्तव्य नहीं करना चाहिए था। इनकी बातों से ऐसे लगता है कि आज से पहले जितने राष्ट्रपति के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए वो सब फिजूल थे, इस तरह से लगता है। और ये जैसे कहते हैं कि हमने अगर विरोध में वोट डाला तो हमने एक आदिवासी महिला का विरोध किया, तो आप बताइए कि क्या KR नारायणन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या प्रणब मुखर्जी या प्रतिभा पाटिल ये क्या गलत उम्मीदवार थे? आपका मतलब ये है? आप ये बताइए कि प्रतिभा पाटिल को अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों ने सपोर्ट किया, विरोध किया था, तो क्या आप एंटी महिला हो गए थे? क्या आपने प्रणब मुखर्जी का विरोध किया था? अगर प्रणब मुखर्जी साहब को 7,13,000 वोट मिले थे, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था? तो भारतीय जनता पार्टी प्रणब मुखर्जी के खिलाफ थी?
तो इस तरह का वक्तव्य आपको नहीं करना चाहिए। मीरा कुमार को अगर स्पीकर चुना था कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी हो गई थी? इस तरह का वक्तव्य आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। आप ही के पार्टनर शिवसेना और जेडीयू ने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, तब वो एनडीए के पार्टनर थे, तो क्या आपने एनडीए से उनको निकाल दिया था? इसी तरह से शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल जी का समर्थन किया था, तो क्यों नहीं उस समय वाजपेयी साहब ने और अडवाणी साहब ने और नरेंद्र मोदी ने शिवसेना को क्यों नहीं अलग कर दिया एनडीए से? तो ये सारी बातें गलत है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव है, इसमें कोई व्हिप भी जारी नहीं होता है पार्टी का, और हर व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह अधिकार दिया है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आपकी कोई पर्सनल चॉइस है तो वो आप कर सकते हैं, वो आप रख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये जो बयान था, इसकी मैं खुले रूप से निंदा करता हूं और ऐसे समझता हूं कि देश के सामने आज भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं देश के, उन जो एनडीए के नहीं थे, उन सबकी आपने तौहीन की है, ऐसा मैं जाहिर रूप से इसका जवाब राठौड़ साहब से ले लेंगे। इस पीछे एक बड़ी खबर बीच में बताते हैं आपको। तो आपने खुद ने हरवाया था, इंदिरा गांधी ने खुद ने वीवी गिरी को हरवाया था। राठौड़ साहब 30 सेकंड मुझे दीजिए, आप अपना जवाब कंप्लीट कर लीजिएगा। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में 17 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। 523 वोट एनडीए के पास थे और क्रॉस वोटिंग के बाद 540 सांसदों के वोट अब एनडीए के पास आ गए हैं। तो अभी तक हम जो आपको विधायकों की क्रॉस वोटिंग की लिस्ट बता रहे थे, तो 17 सांसदों ने भी क्रॉस वोट किया है और इसी तरीके से सांसदों की जो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मत गए हैं, वो 523 से बढ़कर 540 हुए हैं। तो ये जो भी सापरा साहब कह रहे थे कि बहुत सारे जो विधायक या सांसद होते हैं, नेता होते हैं, उनको स्वतंत्रता है कि वो अपने मन के हिसाब से कॉल लें। हालांकि यशवंत सिन्हा ने भी ये कहा था कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लें, तो अंतरात्मा की आवाज सुनकर बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट कर दिया है। बहरहाल राठौड़ साहब कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो बात कर रहे थे कि एक राष्ट्रपति पद के लिए एक यूनानिमस वोटिंग भी हो सकती है, एक हाई परसेंटेज वोटिंग जा सकती थी, और जो राजनीति जो करी वो सबसे पहले तो इंदिरा गांधी जी ने शुरू करी, जहाँ वीवी गिरी इन्हीं के कैंडिडेट थे और वहाँ पर इन्होंने उनको हराया था, अपने खुद ही के कैंडिडेट को हरवाया था। लेकिन हम पास्ट में नहीं जाते, हम अभी प्रेजेंट में रहते हैं, और प्रेजेंट के अंदर ये था कि एक बहुत शानदार एक अवसर था कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष की पार्टियों के पास में, जहाँ पे जनजातीय समाज को में से आने वाली एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज सेवा करी हो अपने जीवन के अंदर, उनको एक यूनानिमस वोट देके, अपना समर्थन देके उन्हें राष्ट्रपति पद पे जिताया जा सकता था, लेकिन वो अवसर इन्होंने खो दिया। ये मैं कह रहा हूं, अभी प्रेजेंट में रहते हैं। हालांकि शायद देश के इतिहास में, आजाद इतिहास में एक ही बार हुआ है जब कोई राष्ट्रपति जो है निर्विरोध जो है जीते हैं। हमेशा हर बार कोई ना कोई जो है सामने प्रतिद्वंदी होता ही है। चलिए सापरा साहब एक छोटा जवाब आप भी दीजिए, लेकिन बाकी 3 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे एक इनकी बात पे और भी आपत्ति हुई, जो इन्होंने मात्र जिक्र किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, इन्होंने जिक्र किया कि जो एनडीए ने दिया है, तो यानी इनका मतलब बनता है कि उससे पहले जो के.आर. नारायणन साहब थे, शंकर दयाल शर्मा जी थे, वेंकट रमन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, नीलमा संजीवा रेड्डी थे, दन्नप्पा जट्टी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, या वीवी गिरी थे, या राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो क्या वो सारे गलत कैंडिडेट थे? राजवर्धन राठौड़ जी, आप तो सांसद है। अब सापरा साहब, आप भी मुझे लग रहा है इस बात को ज्यादा घुमा रहे हैं। आपने लिस्ट पहले भी गिनाई थी। भाई जितने लोगों को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया, उसकी लिस्ट उन्होंने गिना दी। बात है, आप रिवाइंड करके देखिए, इन्होंने एनडीए के 2 उम्मीदवारों के नाम लेकर के कहा कि ये बहुत अच्छे थे। अरे भाई, तो उन्होंने सापरा साहब जिनको इन्होंने उम्मीदवार बनाया उन्हीं की तो वाहवाही करेंगे। अरे भाई, जिनको इन्होंने उम्मीदवार बनाया उनकी तारीफ कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है? इसका ये मतलब ये कौन कह रहा है कि इससे पहले जितने राष्ट्रपति हुए वो गलत थे? भाजपा या कांग्रेस का नहीं होता। आप तो एक परिवार की सेवा में रहते हैं। सौरभ, एक परिवार की जिसने सेवा करी उसको आगे बढ़ाना, ये आपका सिद्धांत रहता है। राष्ट्रपति देश का होता है, राष्ट्रपति। सापरा साहब फिर वही बात रिपीट हो रही है बार बार। इनके ये कहने से कि इन्होंने 3 नाम लिए, ये बहुत अच्छे उम्मीदवार थे। आज जो उम्मीदवार है मुर्मू जी बहुत अच्छी उम्मीदवार हैं, आपको साथ देना चाहिए। इससे ये कहां आपने इसका मतलब निकाल लिया कि इससे पहले जितने राष्ट्रपति हुए वो अच्छे नहीं थे? ये तो नहीं कहा इन्होंने। भारतवर्ष का राष्ट्रपति, सबके राष्ट्रपति होते हैं, देश का राष्ट्रपति, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
वो सारे जो भारत की जनता है उसका नुमाइंदा होता है। मैं कहां इनकार कर रहा हूं और ये कहां इनकार कर रहे हैं आपकी इस बात से? अवसर था, जनजातीय समाज से आने वाली महिला को आपने समर्थन क्यों नहीं दिया? आप क्यों समर्थन नहीं दे पाए इस बार, जब आप हमेशा नारा देते थे? नहीं, राठौड़ साहब, ये आपकी पॉलिटिकल लाइन तो हो सकती है। साबरा साहब, एक मिनट, आप ऐसे बार बार बीच में बोलेंगे तो कैसे बात चलेगी? मैं ये कह रहा हूं राठौड़ साहब से भी, लोकतांत्रिक अधिकार है क्या राठौड़ साहब? हमारा लोकतांत्रिक राठौड़ साहब, आपने भी हमेशा ही इनके उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उन उम्मीदवारों में भी कुछ तो खूबियां रही होंगी, उनकी कोई उपलब्धियां रही होंगी सार्वजनिक जीवन के अंदर, लेकिन आपने भी तो चुनाव लड़ा ना उनके खिलाफ, ऐसे आज ये लड़ रहे हैं। कांग्रेस आज एक्सपोज्ड है, ये पूरा देश जानता है। आगे बात करते हैं। हमें सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, चले बाकी मेहमानों को मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी को पहले लाएं हम अपने डिबेट में। हर्षवर्धन जी, जो हर्षवर्धन जी से सवाल है मेरा। जो आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जिस तर्ज पर गिनती चल रही थी, जो हाफ वे मार्क है 5,43,216 वोटों का, वो निश्चित तौर पर अब तक मुर्मू जी क्रॉस कर चुकी होंगे, क्योंकि बहुत कम फासला रह गया था। तो ये तय है कि वो अगले राष्ट्रपति होने वाली हैं। सवाल ये है कि राष्ट्रपति जब चुना जाता है, राष्ट्रपति का बैकग्राउंड जब बताया जाता है, आज बताया जा रहा है देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं, तो इसका मैसेज कितनी दूर तक जाता है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती, कोई राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कह देता है। अभी एक नेता हुए आरजेडी के, उन्होंने कह दिया मूर्ति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो ऐसी मूर्ति बिन बोलने वाली राष्ट्रपति हमको नहीं चाहिए। लेकिन समाज में क्या संदेश जाता है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जब विपक्ष में थे तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी थे उस वक्त उनको हराने में। तो ये बड़ी बेतुकी सी बात लगती है अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं तो। लेकिन एक बात राजनीति में देखी जाती है, वो होती है मैसेजिंग। जो 2017 के पहले के राष्ट्रपति थे वो थे श्रीमान प्रणब मुखर्जी। प्रणब दा कांग्रेस के नेता थे, आजीवन कांग्रेसी रहे। और कमाल की बात ये कि 2014 से 2017 प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच की जो आप पॉलिटिकल केमिस्ट्री कह लें, जिस तरह का एक संतुलन कह लें, जिस तरह का दोनों के बीच में कमाल का एक रिश्ता बन गया था, ऐसा रिश्ता कि वो सोनिया जी को असहज करता था। अब ये जो मैसेजिंग है, यानी प्रणब मुखर्जी से लेकर और अभी तक के राष्ट्रपति, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति दिखते हैं। यहां तक कि ये कई बार देखने में भी आया और यहां तक कि दबाव बनता दिखा कि यूपीए की बात या कांग्रेस की बात वो नहीं मान रहे थे, वो जो चाह रहे थे। तो जो यशवंत सिन्हा ने डिबेट शुरू की थी प्रत्याशी के तौर पर कि वहां विवेक से काम करने वाला व्यक्ति बैठना चाहिए, संविधान की रक्षा करनी है, तो क्या वो कह रहे थे कि प्रणब मुखर्जी संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि रामनाथ कोविंद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी प्रत्याशी थे कांग्रेस के। नंबर 1। नंबर 2, जब हम कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू पर ऐसी बात क्यों हो रही है, दरअसल द्रौपदी मुर्मू पर ऐसी बात होनी चाहिए इस देश में। इसलिए होनी चाहिए कि एक अनुसूचित जाति की महिला निजी जीवन से लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर तक जिसने संघर्ष किया, और उस संघर्ष को उस तरह से नहीं दिखाया। हम अक्सर देखते हैं कि जो इस तरह के जंगल वाले इलाके होते हैं या जो आदिवासी इलाके होते हैं, वहां नक्सली गतिविधियां, बंदूक की गोली से क्रांति। आप सोचिए, भारत का ये जीवंत लोकतंत्र है, बिना किसी ऐसे संघर्ष के एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचती है। और मैं इसको बहुत, चूंकि राजनीति को देखते हुए, विशेष करके उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, तो वहां को देखते हुए मैं आपको ये बहुत प्रामाणिक तौर पर ये बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मायावती का अगर आधार मत खिसक गया तो उसकी बड़ी वजह थी कि रायसीना पहाड़ी पर रामनाथ कोविंद बैठे थे, जो कानपुर वाले थे। ये जो द्रौपदी मुर्मू आज वहां पहुंच रही है, आप पूरे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां से आने वाले चित्र देखिए, वहां के लोगों की बातचीत सुनिए। मुझे लगता है इस लिहाज से आप कह रहे हैं राष्ट्रपति के चेहरे का वोट की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है? निश्चित तौर पर, और पड़ना चाहिए। आप सोचिए, हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। आप भले कह दें कि एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, लेकिन देश का राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे सारे जो परंपरा है उनका प्रतीक है, जो हमारे मूल्य हैं उनका प्रतीक है। और मैं इसमें जोड़ूं कि अगर गांधी जी की बात करें कि सबसे कतार में पीछे खड़ा व्यक्ति, जो ताबीज वो देते थे, जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे शोषित वंचित, जो दीनदयाल उपाध्याय कहते थे एक आत्म मानव दर्शन, उन सब का अगर कोई एक प्रतीक के तौर पर देखें तो रामनाथ कोविंद दिखते हैं, के आर नारायणन दिखते हैं, अभी द्रौपदी मुर्मू दिखती हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जब हम बात करते हैं
तो समझ में आता है कि कहां जनता सोचती है और वो आज क्या चर्चा कर रही होगी अपने घर परिवार में। ठीक है, सुनील जी को चल लाते हैं चर्चा में। आप सुनील जी देखें, आधे मिनट के लिए बोलूंगा बस। जी जी सौरभ जी, मैं राठौड़ जी आ जाऊंगा, जरा सुनील जी की बात लेकर के मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी, अभी आपने सुना हर्षवर्धन जी को, अब नहीं पड़ते इस चर्चा में कि क्यों आपने समर्थन नहीं दिया, आपका अपना विचार था, आपने नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपके सहयोगी दलों ने भी नहीं किया, चलिए उनका भी अपना विचार था। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि विरोध केवल विरोध के लिए भी ना दिखे। बहुत से लोगों को, मुझे लगता है, हो सकता है आपको भी ये लगता हो, द्रौपदी मुर्मू जी बहुत अच्छी उम्मीदवार हैं, सीक्रेट बैलेट होता है, हो सकता है कि आपकी भी इच्छा की हो या आपके साथी विधायकों की इच्छा की हो कि वोट किया जाए द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, तो विरोध ऐसा ना दिखे कि केवल अंधा विरोध हो रहा है। देखिए सौरभ जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सम्मानित सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने जो बातें रखी हैं उनसे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। देखिए, ये भारत का लोकतंत्र ही है कि समाज का अंतिम व्यक्ति, जिसको हम आप सब कहते हैं समाज का अंतिम व्यक्ति, वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। और यह भी लोकतंत्र है कि उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि समाजवादी पार्टी या जो विपक्ष है वो आदिवासी समाज के खिलाफ है या वो महिलाओं के खिलाफ है या हम उन्हें नहीं पसंद करते हैं, ये नहीं है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, अपने देश के लोकतंत्र की। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, पूर्व मंत्री हैं, इनको तो कम से कम देश के सामने बताना चाहिए। अब 8 साल की उपलब्धि बता रहे थे। मैं अगर इस चुनाव से हट के 8 साल की उपलब्धि मैं अगर पूछना चाहूं कि 8 साल में रुपया कितना गिर गया है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, किन किन चीजों पे जीएसटी लगा दी है, कितनी नफरत की राजनीति फैल रही है, तो कम से कम ये भी तो आप बताइए। और एक बात जो उन्होंने कहा कि ये सब लोग हक की बात नहीं करते, कौन सा सिद्धांत, तो समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से मानना रहा है, जितनी संपत्ति बढ़ सके, जितना सम्मान बढ़ सके, जितनी सरकार बढ़ सके, वही समाजवाद आएगा। तो आप सोचिए कि अगर आप किसी को पद दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उन्होंने बहुत पिछड़े दलितों की बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं कह रहा हूं कि आपका पिछड़ा और दलित जो चेहरे हैं सरकारों में मंत्री बनकर के बैठे हैं, क्या पिछड़े और दलितों के प्रति जब भी अन्याय अत्याचार होता है कोई एक लाइन बोलने की स्थिति में नहीं है? आपका अपना एजेंडा है, सामंती सोच पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, पिछड़े दलितों का सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, उनको अधिकार देना नहीं जानते हैं। आप बताइए रिजर्वेशन पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक, विषय बहुत सारे विषय आपने छेड़ दिए एक साथ। सुनील जी बहुत सारे विषय छेड़ दिए आपने। इसका जवाब तो एक बड़ा सीधा सा अभी दे सकते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 3 महीना पहले अभी खत्म हुआ है, उसमें किस वर्ग का क्या वोट किसको मिला सब जानते हैं, सीटों की बात भी नहीं करता मैं। ये तो ये दावा करते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक और सांसद इन्हीं की पार्टी में है। भाई वोट दे रहा है लोग, वोट इनको लोग दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ये उन्हीं पर अन्याय कर रहे हैं। देखिए मैं आपके ही सवाल पे आ रहा हूं सौरभ जी। राजनीति में वोट पा जाना और सरकार बना करके फिर उनके लिए काम करना, दोनों में अंतर है। ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके झूठे सपने दिखा करके उनका वोट ले लेती है, लेकिन उनके प्रति फैसला कौन सा किया कि उनके बच्चे पढ़ जाएं, उनकी दवाई का इंतजाम हो जाए, उनकी नौकरी का इंतजाम हो जाए, उनका मान। अच्छा चलिए, इसका जवाब सारे जवाब दे देंगे, आप तो बस इतना बता दीजिए। द्रौपदी मुर्मू जी अच्छी उम्मीदवार, लगातार हारी है। द्रौपदी मुर्मू जी एक अच्छी उम्मीदवार है ना देश के राष्ट्रपति के लिए, गर्व होगा सबको उन पर। देखिए अब तो वो लगभग चुनाव जीतने जा रही हैं, हमारी आपकी सबकी वो महामहिम होंगी, ठीक है, और जो देश का महामहिम होगा उस पर हमें गर्व है, उसमें क्या है। अच्छा ये देखिए, जम्मू में पूर्व उप मुख्यमंत्री ये जो है ढोल बजा रहे हैं इस वक्त सड़क पर, द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें हाथ में लेकर, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि बस जीत का ऐलान भर होना बाकी है, एक औपचारिकता है, वो भी थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी।
तो अब देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं, जगह जगह जश्न बन रहा है और एक बड़े विजय जुलूस की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। खुद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो उसमें आगे रहेंगे। पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जबरदस्त तैयारियां बीजेपी ने अपनी इस जीत की करी, तो इस मैसेज को भी वो दूर तक पहुंचाना चाहती है कि देश को जो राष्ट्रपति इस बार मिले हैं वो एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। जी जवाब दे सकते हैं राज्यवर्धन राठौड़ जी। जी धन्यवाद सौरभ। जैसे कि हर्षवर्धन जी भी बोल रहे थे कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सभी का अधिकार है, बट जो बात मैं हाईलाइट करना चाह रहा था और वो कॉन्ट्रास्ट है कि ये जनजातीय समाज को विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती थी। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आज जब अवसर था अपने वोट बैंक जिसको हमेशा कहते आ रहे थे उन्हें ही समर्थन नहीं दिया। ऑफकोर्स लोकतंत्र है, आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन आज कांग्रेस का दोहरा चेहरा सबके सामने खुल गया है, दिख गया है। और एक जो समाजवादी पार्टी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सबसे बड़ा जो जजमेंट होता है वो जनता देती है और 2 बार आप लगातार हारे हैं यूपी के अंदर। ये जनता ने जवाब दे दिया है कि वाकई में काम कौन करता है। तो आप थोड़े दिन जाकर अपना होमवर्क करिए, क्षेत्र में जाके काम करिए, यहां बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। ये स्पष्ट, बिल्कुल 2 मेरी स्पष्ट बातें। अच्छा, आपको भी कभी इस बात की थोड़ी बहुत खुशी होती है कि नहीं होती कि आपका अपना उम्मीदवार तो जीत ही रहा है, जो सामने उम्मीदवार था वो भी कभी आप ही की पार्टी का दिग्गज नेता था? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो देश सबसे पहले, राष्ट्र सबसे पहले, और दूसरा है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, 2 विचारधारा लेकर जो चलता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। ये जो खुद की जो राजनीति होती है, सेल्फ स्वार्थ की जो राजनीति होती है, जब ये आ जाती है तो आप कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि उनकी हमेशा स्वार्थ की राजनीति रही है। एक परिवार हमेशा ऊपर, ये उनकी राजनीति रही है। एक परिवार खुदा है, भगवान है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, ये हमेशा उनकी राजनीति रही है। आज देखिए पूरे देश के अंदर आग लगा रखी है, जबकि एक संवैधानिक संस्था चेक कर रहा है। ये गोल पोस्ट चेंज करने का काम बंद करिए, इसी पर रहिए। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हो रही है, इसी पर रहिए। नहीं, हाँ, इसी पे रहिए, हम इसी पे रहेंगे। आप कोई सा भी गोल पोस्ट लगा दिए, हम गोल करते रहेंगे। मैं वरुण गांधी, आप कोई भी लगा दीजिए, हम गोल करते रहेंगे, चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करा है उतना काम किसी ने करा नहीं है आज तक, इसलिए आप गोल कहीं पे भी लगा दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है आपकी। और आप जितने ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, आज पूरा देश जानता है, आज आपको कोई पार्टी मानता नहीं है। अच्छा सर, एक राठौड़ साहब आपने बोल लिया, मेरे ख्याल में सापरा साहब की बात सुन लेते हैं। वापस वोट नहीं करता। हाँ सापरा साहब बोलिए। भाई आपके इनके उम्मीदवार पर इतनी चर्चा हो रही थी तो अब यशवंत जी का जिक्र छेड़ा, यशवंत जी का जिक्र ही तो छेड़ा, गोल पोस्ट कहां चेंज किया सापरा साहब? मैच आप हार चुके हैं, हारा हुआ व्यक्ति बौखलाता है, हारा हुआ व्यक्ति बौखलाता है, नहीं हारा हुआ व्यक्ति बौखलाता। कौन कहां हारा? आपकी बातों में हार चुके हैं, कौन कहां हारा? आपकी बातों में दिख रहा है। एक शांत रहिए। नहीं, मैं पहले राउंड का मैच, जो पहली चर्चा हुई, जो मैंने आपको इतने सारे पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम गिना दिए, उसमें आप हार चुके वो मैच। अभी शांत रहिए। अरे सापरा साहब, आप डिबेट का पहला राउंड कह रहे हैं हम जीत गए, वहां राष्ट्रपति के चुनाव का पहला दूसरा दोनों राउंड हार गए। नहीं, गोल पोस्ट नहीं सौरभ, नहीं वो ठीक है, नहीं वो देखिए, मैं फिर 10 सेकंड की टिप्पणी करना चाह जाऊंगा मैं। हाँ अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए सापरा जी, फिर आता हूँ। बादावानी जी के पास भी जाना है, बोलिए सापरा साहब। भाई मैंने तो केवल यशवंत जी की चर्चा छेड़ी थी, उनके बारे में भी तो बात होनी चाहिए ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कन्वीनियंटली गोल पोस्ट चेंज करते हैं। वो अपने जो उनके सीनियर है उनको खुश करने के लिए परिवारवाद, ये वो सारी बातें बीच में लाना चाहते हैं, लेकिन उससे डिबेट डीरेल हो जाएगी। फिर मैं भी उस टॉपिक पर बात करूंगा तो ये सारा जो द्रौपदी मुर्मू जी का जश्न है वो भूल जाएंगे। नहीं, आप ये द्रौपदी मुर्मू जी का सारा ये जो जश्न है वो भूल जाएंगे। तो जश्न, हाँ जश्न पूरा देश, अब वो देश की राष्ट्रपति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति नहीं है, याद रखिएगा। चलो ये अच्छी बात है जी। हर जी, माधव जी मैं आ रहा हूं आपके पास आधे मिनट के बाद। मैं सिर्फ 10 सेकंड की एक टिप्पणी कर दूं। देखिए सापरा जी जब ये बातें कर रहे हैं तो ये इस देश की सच्चाई है भाई, कि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक रही है। कांग्रेस जब जनता का भरोसा जीत पाई तो प्रचंड बहुमत में रही। आज की स्थिति पर आप बात करेंगे
समीक्षा करेंगे, अपने नेतृत्व की आज की स्थिति समझेंगे, तब शायद आप लड़ाई लड़ पाएंगे राजनीतिक तौर पर। वरना बहस में हमारा बहुत अतीत बहुत सुनहरा रहा, ये तो बताने से कुछ होने वाला है नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, बहस में भी कौन कितने राउंड जीतता है ये भी केवल दर्शक ही तय कर पाता है। तो यहाँ पर वोट गिनने वाला दर्शक होता है। बात करूंगा ना। अच्छा, मुझे अब्दुल कलाम पर गए तो इसलिए मैंने सारे गिना दिए ना। अच्छा, ठीक है साहब, ठीक है। एक बार जरा माधव आनंद जी के पास चलना चाहते हैं। देखिए, बात यहां से शुरू हो रही है कि द्रौपदी मुर्मू जी का देश का राष्ट्रपति होना, यह देश के इतिहास में कितनी बड़ी घटना होने जा रही है। सौरभ जी, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हम सभी लोगों को गर्व महसूस हो रहा है कि एक आदिवासी समाज की महिला आज जो है सो देश के जो है सर्वोच्च पद पे जैसे विराजमान होने जा रही है। कुछ वक्त का तक कुछ समय में ही ये सो अनाउंसमेंट भी हो जाएगा और वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड कहलाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरह एनडीए की सरकार ने एक आम सहमति से, जितने भी जो घटक दल हैं सबकी सहमति से, जो घटक दल नहीं है, जो एनडीए के पार्टनर नहीं है, उन पार्टियों से भी संपर्क किया गया और एक सहमति के साथ जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन विपक्ष के ही कुछ लोग, और उसमें जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं वो कांग्रेस की साझेदार है, कांग्रेस का पार्टनर ही है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के उम्मीदवार के लिए किया गया, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। एक तो महिला उम्मीदवार, वो भी आदिवासी समाज से, सबसे पिछड़े समाज से, और उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। आप ठीक है, चुनाव हो रहा है, आप जैसे मत कहीं भी डालिए, आपका अधिकार है, लोकतंत्र है, आप अपने लोगों के लिए मत डालिए, अपने ही कैंडिडेट के लिए डालिए। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, जो आपने जिक्र किया, मूर्ति कहा गया, तेजस्वी यादव ने बोला था, जिसने भी बोला आप जानते हैं, वो कहने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में है, वो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन ऐसे शब्दों से बचा जा सकता था, ऐसे शब्दों के चयन जो है सो नहीं होना चाहिए। और आज बहुत ही गर्व है, ऐतिहासिक दिन है, हम सब लोग को प्राउड फील हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो एक सरकार के मुखिया हैं, इन्होंने ऐसा निर्णय लिया, एक आम सहमति से निर्णय लिया, और आज जो है सर्वोच्च पद पे जो है एक जो है आदिवासी महिला जो है महामहिम के पद को संभालने के लिए जा रही है। तो ऐतिहासिक दिन है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है विपक्ष के पास अच्छा मौका था, अगर विपक्ष चाहता, ठीक है, उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे, लेकिन जब एनडीए ने उम्मीदवार खड़ा किया, आप सोच समझ के अपनी उम्मीदवारी अगर वापस ले लिए रहते और एक सर्वसम्मति से बिना इलेक्शन हुए अगर सब लोग अगर मान लेते तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज आता। तो विपक्ष से कहीं ना कहीं चूक हुई है। हम लोग के तरफ से भी, जनता दल यूनाइटेड ने भी विपक्ष के लोगों से आग्रह किया था कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कीजिए, और यही कारण है जो आपने अपने संबोधन में जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग भी की, अंतरात्मा की आवाज सुनी। आपके चैनल पर ही दिखाया गया कि 17 विधायक जो आरजेडी के हैं, उन्होंने जो है एनडीए के उम्मीदवार को जैसे वोट डालने का काम किया। तो निश्चित रूप से जिसकी अंतरात्मा जगी, उन्होंने जैसे हम लोग के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला, बट कुछ भी हो नहीं। और दूसरी बात, सापरा साहब, किसी भी चुनाव में कोई पार्टी उतरती है, आपको अपना कोई उम्मीदवार का चयन करते हैं, आप सिलेक्शन प्रोसेस से जाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति के पद की इतनी बड़ी, सबसे बड़े गरिमामय पद के लिए जब जाना हो चुनाव में, उसमें आपने जिन व्यक्ति को उतारा, सामान्य व्यक्ति हैं यशवंत सिन्हा जी, बहुत सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन वो भी आपकी पहली पसंद वो भी नहीं थे। आप इससे पहले फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, गोपाल कृष्ण गांधी सबके पास गए। उन्होंने जब ये कहा कि हम नहीं लड़ना चाहते, तब आपने यशवंत सिन्हा जी का नाम आगे रखा। तो जो व्यक्ति आप इस पद के लिए आप ही की पहली पसंद ना हो, तो जनता की पहली पसंद कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, पहली पसंद या ये सारी पसंद की बात नहीं है। सवाल ये है कि विपक्ष की पार्टियां जब सारी इकट्ठी बैठी थी तो नेचुरली 2 या 3 नामों पर जरूर चर्चा होती है। तो इसी तरह से वो चर्चा हुई, जो लोकतंत्र में एक अच्छे स्वरूप में जो बात होती है वही सारी कुछ हुई है। जो जेडीयू के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, अच्छे उम्मीदवार या उस तरफ जाना चाह रहे थे, मैं इनको ये भी याद दिला दूं कि 2012 के अंदर जब प्रणब मुखर्जी को जेडीयू ने, प्रणब मुखर्जी तो यूपीए के थे ना, तब भी जेडीयू ने और शिवसेना ने उनको सपोर्ट करा था। तब कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि ये जेडीयू जो है ये गलत निर्णय कर रही है। तो जो आज आपको लग रहा है कि कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों ने गलत निर्णय किया है, तो 2012 में आपने भी गलत निर्णय किया था। तो ये गलत और ये सब हम आज सर्टिफिकेट देने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, हम तो ये चर्चा कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आज
राष्ट्रपति देश की बन रही हैं और उनका निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक तरीके से हो रही। और वो किसी पार्टी की राष्ट्रपति नहीं है, देश की राष्ट्रपति है, संविधान की रक्षा करने के लिए वो बनी है। और हमारे जो 135 करोड़ जनता है भारतवर्ष की, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा वो सापरा साहब, आज आप देखिए इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनके लिए थोड़े दिनों पहले आप ही की पार्टी के नेता और आप ही की तरह प्रवक्ता भी हैं वो डॉक्टर अजय कुमार, वैसे बड़े सभ्य व्यक्ति हैं वो, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि द्रौपदी मुर्मू एक जहरीली विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब ये मैंने तो इस बात को सुना नहीं था। अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट उत्तर कोई भी हो, यहां पर बैठ करके कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो, कॉन्टेक्स्ट, इसमें कॉन्टेक्स्ट की कोई बात ही नहीं है। सौरभ जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। उस समय चर्चा में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था? देखिए, आप इस तरह से करेंगे तो फिर वो वही बात हो जाएगी, चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती, गोल 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 बातें। चाची की मूछों वाली बात नहीं है, स्टेटेड बयान है। नहीं, मैं देखिए, आज आप बड़ी शालीनता से कह रहे हैं कि वो देश के राष्ट्रपति हैं, सम्मानित हैं, तो मैंने एक बयान बताया आप ही के नेता का। पूरा बयान जो था वो बयान ये था कि द्रौपदी मुर्मू जी बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं, लेकिन वो एविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती हैं, राक्षसी, दुष्ट, क्या हिंदी में शब्द कहेंगे, उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करती हैं। यही कहा था आपके नेता ने, और उसी के बाद ये विवाद खड़ा हुआ था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर आप बीजेपी के चीयर लीडर बनना चाहते हैं तो बनिए। ये गलत बात है सापरा साहब, वही बयान मैंने भी कोट किया, हर अखबार में वो बयान छपा है। अगर मतलब वो चीयर लीडर आप किसी को कह रहे हैं, क्या मतलब है? तब मैं उसके ऊपर किस तरह से नहीं सापरा साहब, लेकिन ये गंभीर बात है कि अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इतना बड़ा बयान नहीं सुन पाए हैं अब तक, नहीं, हर्षवर्धन, मुझे बताने की अगर जरूरत है तो ये आपके लिए दिक्कत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इतना ही प्रेम आ रहा है तो वो उचित है ना, लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है, आप चीयर लीडर बन सकते हैं। नहीं, अगर आप साहब, मैं आपत्ति कर रहा हूं इस बात पर। ये आप ये जो निजी टिप्पणी कर रहे हैं, मैं देखता हूं नेताओं पर निजी टिप्पणी हो जाती है तो बहुत बिलबिला जाते हैं, सब कोई भी पार्टी का नेता हो है, और आप आज एक स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं। वही बयान मैं भी कोट कर रहा हूं, चलिए मेरे बारे में बोलिए आप। ये तो कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड भी नहीं है। अरे सर, मैं भी कोट कर रहा हूं। आप जितने अखबारों ने, जितने टीवी चैनलों ने, जितने मीडिया वेबसाइट्स ने, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डॉक्टर अजय कुमार का वो कमेंट कैरी किया होगा, सब बीजेपी के चीयर लीडर हैं। माइक ठूस दिया था उनके मुंह में कि बोलो कुछ द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ। तो किया भाई, हाँ, तो अपने शब्द आप वापस लीजिए, ऐसे सर्टिफिकेट मत बांटते फिरिए सर, आप सीनियर लीडर हैं। नहीं देखा, हाँ, तो ये बोल दीजिए कि मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा तो ऐसा नहीं है कि दुनिया भी अंधी हो गई थी, दुनिया ने देखा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मैं नहीं बांट रहा। ये सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, इन्होंने केवल कोट किया वो कमेंट, लेकिन बयान वो कमेंट के आप परेशान हो गए। आप भी सर्टिफिकेट बांटना कम करिए। मैंने मात्र चीयर लीडर कहा है और कोई सर इसमें मात्र क्या लगा रहे हैं? इसमें मात्र लगाने से मात्रा नहीं घट जाती आपके आरोप की। सौरभ जी देखिए, एक संकट समझिए। चरणजीत सापरा जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया टीवी की बहस में है, उस पार्टी के बड़े नेता का बयान इन्हें ध्यान में नहीं है, यानी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हमने जो कई नाम थे उसमें से चुन लिया। क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता तक नहीं था जिसको राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर करते? एक यशवंत सिन्हा जिनकी अपील में था कि मैं भाजपा का हूं, भाजपा वालों ध्यान रखो मैं पहले आपकी पार्टी में था। जब 30 विपक्षी पार्टियां इकट्ठी बैठती हैं तो उस पर चर्चा होती है। हर्षवर्धन जी, लोकतंत्र में है हम, ठोकतंत्र में नहीं है। जब 30 विपक्षी पार्टियां बैठेंगी तो निश्चित रूप से 2 या 3 नामों पर चर्चा होगी। क्या आप चाहते चर्चा ना हो? क्या आप चाहते कि एक ही नाम निकल करके आए, वही डिक्लेयर हो जाए? आप भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते लगता है। मैंने ठीक कहा कि चीयर लीडर, ये तो 30 पार्टियां बैठी, उनमें से 29 को कांग्रेस पार्टी का नेता पसंद नहीं था। सवाल की बात है। मतलब आप चाहते हैं कि 29-30 पार्टियां बैठे और एक ही नाम पे चर्चा और वही फाइनल हो जाए। भाई आपका ठोकतंत्र चलेगा नहीं। एक तो कोई नाम कांग्रेस की तरफ से पता चला होता, कोई तो नाम हो तो बताइए। अच्छा चलिए, ठीक है, एक बार राठौड़ साहब। अरे भाई आप छोड़ दीजिए। अच्छा सापरा साहब, आप भी इस बात को छोड़ दीजिए फिलहाल। मैं फिर कहूंगा आपसे पर्सनल कमेंट क्या नहीं करना चाहिए था आपको। राठौड़ साहब की ज्यादा चिंता नजर आ रहा है, आप एक्सपोज हो गए। कांग्रेस ने हमेशा इस देश को इस्तेमाल करा है
अपने एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति करी है और आज उनके खुद के कारनामों की वजह से उनकी राजनीति हर राज्य से खत्म होती जा रही है। उनके प्रवक्ता जो हैं वो वही बात कर रहे हैं जो उनकी विचारधारा है और उससे हमें अचंभा नहीं होता कि किस किस तरह के उन्होंने शब्द इस्तेमाल करे हैं। यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठे हैं आज और जो प्रवक्ता पहले बैठे थे वो दोनों अपनी तरफ से बात नहीं रख रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रख रहे हैं। आप उत्तर देते रहिएगा, लेकिन आज जो सबसे बड़ा आज जो दिन है कि इतनी बड़ी एक जीत हुई है जनजातीय समाज की, इस देश के पिछड़े वर्ग की, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। आज बहुत शानदार दिन है कि पार्टियां साथ में आई हैं और जनजातीय समाज से आने वाली पहली महिला आज राष्ट्रपति बन रही है। बहुत शानदार दिन है। हाँ, तो मैं इनका उत्तर दे दूं। जो फिर ये परिवार पर आए हैं, तो ये उस परिवार की बात करते हैं जिस परिवार ने इस देश को आजादी दिलाने में मदद करी है। ये उस परिवार की बात कर रहे हैं जिस परिवार ने आजादी के बाद इस देश की मिट्टी के लिए शहादत दी है। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी जी आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने शहादत दी है, आपने तो उंगली भी नहीं कटाई। मत चेंज करिए, शहीदों में नाम लिखाने जा रहे हैं कि क्या बात कर, गोल पोस्ट नहीं, आपने परिवार के ऊपर बात की। इसलिए मैं बताता हूं कि आप ऐसे आरएसएस के परिवार से हैं जिस आरएसएस के परिवार ने 50-52 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया। हमको क्या अच्छा साहब साहब, ये बहस किसी और दिन, आज समय इतना ही था। बंद करिए। शुक्रिया करूंगा आप लोगों का, और आप भी बधाई दीजिएगा अपने बीजेपी के मित्रों को जब द्रौपदी मुर्मू जी की जीत का ऐलान होगा। राज्यवर्धन राठौड़ जी, सापरा जी, माधव आनंद जी, सुनील सिंह जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।